अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फिर एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और ऑल्सो ज़्यादातर कपल्स जो हमें विज़िट करते हैं वो इसी वजह से विज़िट करते हैं और वो है हमल ना ठहरने की वजूहात। बहुत सी ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं वो यही हमसे बार बार सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब आखिर क्या वजह है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या आखिर क्या वजह है कि मेरा हमल नहीं ठहर रहा, या आखिर क्या वजह है कि मुझे प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो ज़ाया हो जाती है, या फिर जो अलाइव बेबी है वो मैं हासिल नहीं कर पा रही। तो आज हम फिर दोबारा इसी टॉपिक पे कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है मेल फैक्टर और दूसरा है फीमेल फैक्टर, यानी कि मर्द और औरत दोनों का ही चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब इस वक्त हम मेल फैक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले डिस्कस करेंगे कि औरत में वो क्या कैसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी हो रही हो। सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि कहना चाहिए कि चीज़ें तो सारी ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली फाउंड चीज़ है जो कि लोगों में ये प्रॉब्लम करती है वो होती है हार्मोनल चीज़ें। तो औरत में सबसे पहले दो मेन जगह हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक तो है उसके ब्रेन में एक जगह जो कि हाइपोथैलेमस कहलाती है, और फिर उसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरी होती हैं उसकी ओवरीज। अगर इस एक्सिस में, यानी कि ये जो हार्मोन्स बनाने वाली चीज़ें हैं, इनमें किसी भी जगह पे थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ हो तो प्रेगनेंसी होने में बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब जो सबसे कॉमनली फाउंड चीज़ है जिसमें हम हार्मोनल डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं औरतों में, वो है ओवरीज़ में से हार्मोन्स का सही रिलीज़ ना होना। और ये ओवरीज़ में से जो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे होते, ये असल में ऊपर वाली जो दो चीज़ें हैं जैसे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, अगर वो बिल्कुल सही हैं लेकिन वो अगर ओवरीज से हार्मोन्स को नहीं रिलीज़ कर पा रही या हार्मोन्स से एग्स को नहीं रिलीज़ करवा पा रही, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा ना होने में। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ओवरीज से एग्स रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही ट्रिकी है। अब हम किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाएं तो सबसे पहले वो आपको बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दे देती हैं, और उनमें से ऐसी दवाइयाँ भी लिख देती हैं कि जिससे आपके अंडे बनना शुरू हो जाएं। अब अंडे सिर्फ बनाना ही मेन काम नहीं होता, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि जब एग्स बन रहे हैं, आया कि वो रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं रिलीज़ हो रहे। ठीक है, होता क्या है कि एग्स तो बनते हैं लेकिन या तो वो बहुत कमज़ोर बनते हैं या वो अपने हॉल से बाहर नहीं निकल पाते, और जिस वक्त तक एग अपने हॉल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसको स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये चीज़ें कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो ज़्यादातर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहलाती हैं। होता क्या है कि एग्स बनना शुरू होते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटी स्टेज में रह जाते हैं, उनकी जो दीवार होती है या उनकी जो शेल होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है और वो ब्रेक नहीं होता। चूँकि वो ब्रेक नहीं होता तो एग उसके अंदर से रिलीज़ नहीं होता। वो छोटे फॉलिकल्स हर साइकिल में इसी तरह से जमा होते रहते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहलाते हैं। तो हम फिर अब ये तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये हो गया। दूसरा कॉज जो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि ट्यूबें ठीक हैं कि नहीं, यानी कि रास्ते ठीक हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि रास्ते ठीक हैं कि नहीं हैं? तो वो जब हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं तो उससे हमें मोस्टली पता चल जाता है कि क्या कभी पास्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर ये जो ट्यूब्स होती हैं ये बहुत ही नैरो, बारीक और रास्ते होते हैं जिनके अंदर बारीक बारीक बाल होते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी इनको बहुत जल्दी डैमेज कर सकती है। जैसे कि इन्फेक्शंस में हो सकता है कि PID, इनके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाए,
या खुदा न खास्ता किसी को कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि क्लेमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, ये चीज़ें हुई हों पहले पास्ट में, या फिर और जो चंद और चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें आता है एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? ये एक्चुअली लाइनिंग ऑफ द वूम है जो कि जिसके सेल्स बाहर भी मौजूद होते हैं। सो जैसे जैसे आपको पीरियड आते हैं तो कुछ पीरियड बाहर आते हैं और उसी तरह से वो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर भी बढ़ रहे होते हैं, और जैसे आपको बाहर पीरियड आते हैं वैसे आपको जिस्म के अंदर भी पीरियड आते हैं, और वो प्रोसेस एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। अब चूँकि अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है कि उस जगह पे थोड़े थोड़े फाइब्रोसिस यानी कि जिस्म आपस में चिपकना शुरू हो जाता है या स्कार फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो ट्यूबें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और वो रास्ते जो हैं वो सीधे नहीं रहते। पाँच दफ़ा तो ये ट्यूबें इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं कि इनके अंदर जो पानी होता है वो भी नहीं निकल पाता और इनके एंड्स बंद हो जाते हैं और ये पानी अंदर ही जमा हो जाता है और ये फिर बड़े बड़े हाइड्रोसल्फिंग्स वगैरह बना देता है। बाज़ दफ़ा यही एंडोमेट्रियोसिस जो है अगर ये ओवरीज़ के ऊपर मौजूद हो तो ये चॉकलेट सिस्ट बना देती है। बाज़ दफ़ा ये एंडोमेट्रियोसिस आपके इंटेस्टाइन या गट पे भी मौजूद होती है और आपको कंटिन्यूस पेन का प्रॉब्लम होता है, या हस्बैंड से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा पेन की आपको कंप्लेन रहती है, या पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन रहती है, या पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन रहती है। तो ये तो हो गया एंडोमेट्रियोसिस। उसके अलावा बाज़ दफ़ा अगर सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गई हो या किसी सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, उसके बाद भी आपकी ट्यूबों को डैमेज हो सकता है और वो उससे बंद हो जाती हैं। जैसे कि आपके पास अगर आपने किसी फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करवाया है, आमतौर पे ये ऑपरेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इनमें बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग हो सकती है, तो ज़्यादा ब्लड की मौजूदगी पेल्विस में बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन का कॉज करती है और ट्यूब्स को बंद कर देती है या ट्यूब्स का ब्लॉकेज कर देती है, जिसका आमतौर पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन आमतौर पे बच्चे के पैदा ना होने में या बच्चा होने में डिले की ये भी कॉज हो सकती है। फिर कुछ और इश्यूज़ हैं जो कि थोड़े से माइनर इश्यूज़ हैं लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। वो हैं जैसे सर्वाइकल म्यूकस का थिक होना या ज़्यादा थिक हो जाना। अच्छा, अब सर्वाइकल म्यूकस जो है वो एक्चुअली एक छोटा सा म्यूकस का प्लग है जो कि मौजूद होता है आपके सर्विक्स के अंदर, यानी कि जो रहम का मुंह होता है वो सर्विक्स कहलाता है, तो इसके अंदर वो प्लग मौजूद होता है। अब अगर ये प्लग ज़रूरत से ज़्यादा थिक हो जाए तो क्या होता है कि वो स्पर्म्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो उसके अंदर फंस जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते, हेंस वो अपना रास्ता टुवर्ड्स द ट्यूब्स नहीं बना पाते। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है बाज़ दफ़ा कि जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। और ये हालांकि बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कॉज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो सिर्फ अंडे बनाने की तरफ ही ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। उसके बाद फिर होता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है लाइनिंग ऑफ द वूम, यानी कि जो रहम का लाइनिंग है जो कि असल में वूम की बेड कहना चाहिए जिसको, वो होता है आया कि वो सही तरह से तैयार हुआ है कि नहीं। तो क्या होता क्या है कि चूँकि जिस्म में हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं होता तो ये जो रहम का वूम यानी कि जो बेड है या लाइनिंग ऑफ द वूम है ये इनफ थिक नहीं हो पाती, और चूँकि ये इनफ थिक नहीं हो पाती तो क्या होता है कि फर्टिलाइज एग वहाँ आता है लेकिन वो सही तरह से चिपक नहीं पाता बल्कि वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ गायनेकोलॉजिस्ट को ध्यान देना चाहिए कि लाइनिंग ऑफ द वूम सही बन रही है कि नहीं बन रही है। और फिर जो और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि क्या आपके रहम की लाइनिंग के अंदर या आपकी रहम के अंदर कोई पॉलिप्स तो मौजूद नहीं हैं, या आपकी सर्विक्स के ऊपर तो कोई पॉलिप्स मौजूद नहीं हैं कि जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं स्पर्म्स के अंदर जाने में और उनको अंदर नहीं जाने दे, वो स्पर्म्स अंदर नहीं जा पा रहे। तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। फिर इसी तरह से
कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं। फाइब्रॉइड छोटी छोटी सी रसौलियाँ होती हैं जो कि वूम के अंदर मौजूद होती हैं। अगर ये आपकी लाइनिंग ऑफ द वूम यानी कि जो यूट्रस की कैविटी है उसके अंदर बल्ज कर रही हैं, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा लटकी हुई हैं, या ये बहुत ज़्यादा उसकी दीवार को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में कुछ डिफ़िकल्टी हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये फाइब्रॉइड जो हैं वो रहम की शेप को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि जहाँ पे ट्यूब्स लगी हुई हैं या जिस जगह से ट्यूब्स गुजर रही हैं वो जगह बहुत ज़्यादा उससे बंद हो जाती है, और रहम एक तरह से वो स्पर्म्स को जगह नहीं मिलती कि वो अपनी जगह बना पाएँ ट्यूब्स में जाने के लिए। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें हैं कि जो कि हम जिनका इलाज बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसे कोई फैक्टर्स मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर्स से को रजू करें और उनसे इनके इलाज के लिए चलें। अगर स्पेशली अगर आपको प्रेगनेंसी होने में कोई डिले हो रहा है तो इन सब चीज़ों का इलाज होना चाहिए। थैंक यू।